आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौतों का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हुई इस राजकीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम क्या रहे और क्यों इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए और भविष्य के सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गयी। आइए सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को नई मजबूती दी है। समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौते को आगे बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और वायु से वायु मिसाइल सहयोग पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी IFC-IOR में इंडोनेशिया के एक संपर्क अधिकारी की तैनाती की घोषणा की गयी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को भी इस यात्रा के दौरान नई गति मिली। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग से जुड़े ढांचागत समझौते का विस्तार किया गया। दूरसंचार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार तथा महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया की क्राकाटाओ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक संयुक्त उद्यम पर सहमति बनी। वहीं रेयर अर्थ मैग्नेट के विकास से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। भारत इंडोनेशिया को उच्च गुणवत्ता वाले DWR 162 गेहूं के 100 टन बीज उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन और स्वास्थ्य कार्यबल के सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। वहीं भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने शिक्षा, संस्कृति और डिजिटल सहयोग को भी नई प्राथमिकता दी। ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत सहयोग करेगा। 2027 में रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर टैगोर देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष मनाने की घोषणा की गई। श्रोताओं, इन समझौतों और घोषणाओं से स्पष्ट है कि भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ रही है। इन्हीं विषयों पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। करीब 12 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूं कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया। और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा सबांग पोर्ट है एक, जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इंडोनेशिया का विशेष स्थान है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ
इंडोनेशिया आसियान का भी बड़ा सदस्य है। ऐसे में भारत और आसियान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दायरा भी लगातार बढ़ा है। आइए विस्तार से समझते हैं। भारत और इंडोनेशिया केवल पड़ोसी समुद्र देश ही नहीं है, बल्कि दोनों हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1200 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत और इंडोनेशिया का सहयोग केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और निर्बाध व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सोच के अनुरूप भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सागर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महासागर दृष्टिकोण के माध्यम से भारत समुद्री सुरक्षा, संपर्क, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। सबांग बंदरगाह के विकास, समुद्री संपर्क और तट रक्षक बलों के बीच बढ़ते सहयोग को इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसी यात्रा के दौरान सबांग बंदरगाह के विकास और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया। सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के निकट स्थित है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में सबांग बंदरगाह का विकास केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच संपर्क बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा और समुद्री सहयोग भी दोनों देशों की साझेदारी का एक मजबूत आधार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग का औपचारिक समझौता 2 दशक से अधिक समय से लागू है। दोनों देशों के बीच समन्वित समुद्री गश्त, नौसैनिक और थल सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध अब केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाए या फिर साझा समुद्री हितों की, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की समान सोच ने दोनों देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार बना दिया है। और यही कारण है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टि में इंडोनेशिया की भूमिका आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाशवाणी से भारत इंडोनेशिया संबंधों पर विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से महत्ता है वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़ें तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोताओं, अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। वे इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण प्रदान किया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए अब ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं। वहां वे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका से।